हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज की क्लास हमारी क्लॉज एंड फ्रेजेस के ऊपर है। ठीक है। बहुत ज़्यादा लेंदी क्लास नहीं होगी, मगर फिर भी पूरा कवर करने की कोशिश करिए इसमें कि आपका जो काम है वो एग्जाम में हो जाए। क्लॉज क्लॉज होते क्या है? अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज सब्जेक्ट एंड वर्ब। मतलब एक सेंटेंस होगा जिसमें आपको सब्जेक्ट भी मिल जाएगा और वर्ब भी मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्लॉज। क्लॉज गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग। क्लॉज जो है कंप्लीट मीनिंग देता है, पूरी पूरी कंप्लीट मीनिंग देगा। कैसे? द स्टूडेंट्स वर वेटिंग आउटसाइड द एग्जामिनेशन। जो स्टूडेंट्स है वो एग्जामिनेशन हॉल के बाहर वेट कर रहे थे। बिकॉज द गेट्स हैड नॉट ओपन, क्योंकि जो गेट्स थे वो ओपन नहीं हुए थे। द स्टूडेंट क्या है? सब्जेक्ट है, वर्ब लगी हुई है, वर वेटिंग आउटसाइड द एग्जामिनेशन। पूरा ये क्या कहते हैं, सेंटेंस हो गया। सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। ठीक है, यहां बिकॉज लगा, द गेट्स, फिर यहां पे ये सब्जेक्ट आ गया, हैड नॉट ओपन, वर्ब आ गई। ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस भी क्लॉज है और सेकेंड वाला सेंटेंस भी क्लॉज है। समझ में आया? जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होगी। फ्रेज क्या हो जाएगा भाई? फ्रेज वो गया जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगी, खासकर फिनाइट वर्ब नहीं होगी। नॉन फिनाइट वर्ब की बात में जेरेंड आ जाता है या फिर इन्फिनेटिव फ्रेज आ जाता है, तो ये तो फ्रेजेस में दिखेंगी, मगर फिनाइट वर्ब नहीं दिखेंगी आपको। A phrase is a group of words that doesn't have both subject and verb together। एक तरीके से मान के चलो कि सब्जेक्ट और वर्ब उसमें होगा ही नहीं। ठीक है। A phrase doesn't give a complete meaning, और ये कभी भी complete meaning नहीं देगा। कैसे? Standing outside the examination hall, the students looked anxious। एग्जामिनेशन हॉल के बाहर खड़े होते हुए जो स्टूडेंट दिख रहे थे वो चिंतित दिख रहे थे। ठीक है। स्टैंडिंग आउटसाइड द एग्जामिनेशन हॉल, यहां पे कोई सब्जेक्ट है, वर्ब है? नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ये एक तरीके का फ्रेज है। ठीक है, स्टैंडिंग आउटसाइड द एग्जामिनेशन हॉल इज अ फ्रेज। अब यहां पे देखो, द स्टूडेंट्स लुक्ड एंशियस। अब यहां पे ये जो लुक्ड है वो एक तरीके से लिंकिंग वर्ब है, और ये जो एंशियस है क्या है? एडजेक्टिव है, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है। तो फिर भी यहां पे सब्जेक्ट भी है और हमारी वर्ब भी है, तो क्या होगा? द स्टूडेंट्स लुक्ड एंशियस क्या है? क्लॉज है। बात समझ में आई? मतलब फ्रेज और क्लॉज तो समझ में आ गया होगा। अब मेन चीज में आते हैं, नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज देखो भाई, नाउन होता है एक वर्ड। ठीक है। अब अगर आप एक ऐसा कोई सेंटेंस बना दो जिसमें सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो, अगर लिंकिंग वर्ब होगी तो भाई सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज कर रहे होगे। ठीक है। अगर ऐसी वर्ब होगी तो वहां पे ऑब्जेक्ट मिल जाएगा हमको, ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा हमको। तो ये जो पूरा सेंटेंस है, अगर ये नाउन की तरह काम करने लग जाए तो ये क्या हो जाएगा? नाउन क्लॉज हो गया। अब ये जो नाउन क्लॉज है वो एज अ सब्जेक्ट भी, भाई नाउन जो है हमारी क्या सब्जेक्ट की तरह भी यूज होती है, ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज होती है, कभी कभार सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह भी यूज होती है। तो इसी तरीके से जो नाउन क्लॉज है, जो सेंटेंस है, वो सब्जेक्ट की तरह भी यूज हो सकता है, ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज हो सकता है, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह भी यूज हो सकता है। When what the teacher explained in the last class, जो भी टीचर ने एक्सप्लेन किया था लास्ट क्लास में, was difficult for many student, वो काफी ज्यादा टफ था सारे स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, was difficult for many student। अब ये what the teacher explained in the last class, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। किस तरह काम कर रहा है? नाउन की तरह काम कर रहा है। ये एक आइडिया है, इसीलिए यहां पे सिंगुलर वर्ब लगा हुआ है। ठीक है, was लगा हुआ है। तो ये जो नाउन की तरह काम कर रहा है इसको बोलेंगे नाउन क्लॉज। क्यों? क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट भी आ गया और वर्ब भी आ गई। द इन्विजिलेटर नोटिस दैट सम कैंडिडेट्स वर फीलिंग नर्वस बिफोर द एग्जाम। कह रहा है कि ये जो इन्विजिलेटर है इसने क्या नोटिस किया कि जो कुछ कैंडिडेट्स हैं वो एग्जाम से पहले नर्वस फील कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे ये क्या है? वर्ब है। ये क्या है? सब्जेक्ट है। ये पूरा क्या है? ऑब्जेक्ट है। किस तरीके से काम कर रही है भाई? ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। सम कैंडिडेट्स क्या हो गया? इस पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। वर फीलिंग क्या हो गई? वर्ब हो गई। ठीक है, वर फीलिंग नर्वस बिफोर द एग्जाम। अब यहां सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, इसलिए ये नॉन क्लॉज की तरह काम कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। यहां पे वर्ब। समझ में आया नाउन क्लॉज क्या है? ऐसे ही सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट देख लो। अब यहां पे लिंकिंग वर्ब मिल जाएगी, वॉज मिल गया। द रियल प्रॉब्लम वॉज क्या थी? दैट द क्वेश्चन पेपर वॉज लेंदी एंड कंफ्यूजिंग। समझ में आया नाउन क्लॉज क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है?
भाई किसी नाउन को अगर हमें मॉडिफाई करना होता है तो हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं, ठीक है। अब किसी एक पूरे सेंटेंस का यूज कर लें तो वो एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। एडजेक्टिव क्लॉज इज अ क्लॉज दैट गिव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन। एन एडजेक्टिव क्लॉज यूजली स्टार्ट्स विद हु, विच, दैट, हुज, हुम, ठीक है। देखो अब ये लोग क्या करते हैं, एआई से क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा चांसेस है कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए विच का यूज नहीं होगा, दैट का यूज होगा। अगर दैट का यूज हो रहा है तब भी एडजेक्टिव क्लॉज ही होगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि अब पेपर में आपको शायद विच जो है वो बहुत कम दिखाई देगा, हमेशा दैट ही दिखाई देगा, क्योंकि ये एआई से पेपर बना रहे हैं और ज्यादातर एडिटोरियल और एआई में जब भी कोई चीज लिखवाई जाती है तो वो विच का यूज नहीं होता, ये मैंने देखा है जनरली। तो एडजेक्टिव क्लॉज क्या हो गया कि हु से स्टार्ट होगा, विच से स्टार्ट होगा, दैट से, हुज, हुम से स्टार्ट होगा। जैसे द स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स है, हु वर कंसिस्टेंटली प्रैक्टिसिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स परफॉर्म बेटर इन द एग्जाम। कह रहे हैं जो स्टूडेंट लगातार जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस कर रहे थे उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया एग्जाम में। अब यहां पे कॉमा नहीं लगा हुआ है, इस तरीके से लगा सकता हूं मैं। अब द स्टूडेंट्स ये क्या हो गया, नाउन हो गया। कौन से स्टूडेंट्स, हु वर कंसिस्टेंटली प्रैक्टिसिंग, जो प्रैक्टिस कर रहे थे लगातार। कौन से स्टूडेंट, मॉडिफाई कर रहे हो ना नाउन को, मॉडिफाई कर रहे हो तो ये क्या हो गया, नाउन को मॉडिफाई कर रहे हो तो एडजेक्टिव हो गया, एक तरीके से एडजेक्टिव हो गया। मगर यहां पे सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, तो ये क्या हो गया, क्लॉज हो गया। तो ये पूरा क्या होगा, हो गया एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, ठीक है। कभी कभी रिलेटिव क्लॉज भी बोल देते हैं क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होते हैं, इसलिए इनको रिलेटिव क्लॉज भी बोल देते हैं। द कैंडिडेट हुज हैंड राइटिंग वॉज नीट एंड क्लीन, बस ये देखो यहां पे कॉमा लग जाना चाहिए था। पंचुएशन क्योंकि हम लोग एग्जाम में आता नहीं है इसलिए हो सकता ना दिखे, मगर अब की बार दिखेगा क्योंकि एआई से पेपर बना रहे हैं ये लोग। द कैंडिडेट हुज हैंड राइटिंग वॉज नीट एंड क्लीन। अच्छा कभी कभार क्या होता है कि अब ये कॉमा नहीं, मान लो इस तरीके से एम डैश, इस तरीके से बीच में सेंटेंस लिखा होगा, नाउन के बारे में बता रहे होंगे, इसको बोलते हैं एम डैश, ठीक है। बहुत बार एडिटोरियल में देखा होगा। तो उस ये भी एक तरीके का क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है या रिलेटिव क्लॉज है, ठीक है। द कैंडिडेट क्या, जिसकी राइटिंग नीट एंड क्लियर थी, इम्प्रेस द एग्जामिनर। अब देखो यहाँ पे वर्ब है, अब ये तो पास्ट टेंस का है, सिंपल पास्ट टेंस का है। मान लो ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होता तो ये सब्जेक्ट हो जाता, यहाँ पे वर्ब में कोई दिक्कत कर देते वो, इतना ये रिलेटिव क्लॉज होता तो ये एरर का क्वेश्चन बन जाता। समझ में आई बात। तो एडजेक्टिव क्लॉज समझ में आया। अब इसमें बताओ द कोचिंग इंस्टीट्यूट, अब देखो दैट से स्टार्ट हो गया। अब ये इंस्टीट्यूट क्या है, एक तरीके से लिविंग थिंग तो है नहीं, तो द कोचिंग इंस्टीट्यूट दैट फोकसेस, अब उसके हिसाब से वर्ब आया इंस्टीट्यूट के हिसाब से, ऑन कॉन्सेप्ट क्लियरिटी अट्रैक्ट। अब ये देखो ये पूरा रिलेटिव क्लॉज था, एडजेक्टिव क्लॉज था, तो ये इंस्टीट्यूट के हिसाब से वर्ब आई। यहां पे ये जो वर्ब आई वो दोबारा, मतलब ये तो रिलेटिव क्लॉज वाला हो गया, एक तरीके से एडजेक्टिव क्लॉज हो गया जो इसके बारे में बता रहा है। कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो कि फोकस करता है क्लियरिटी में। उसने किसको अट्रैक्ट किया, अट्रैक्ट सीरियस एस्पिरेंट्स, ठीक है। द बुक विच द टीचर रिकमेंडेड ड्यूरिंग द ओरिएंटेशन प्रोग्राम, बस खत्म हो गया यहां से। ये देखो प्रूव्ड एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर बिगिनर्स, फिर से ये क्या हो गया, बुक के बारे में बता रहा है, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, ठीक है। अब एडवर्बियल क्लॉज देखो। एडवर्बियल क्लॉज क्या होता है, हमको टाइम के बारे में बताता है, रीजन के बारे में बताता है, कंडीशन कंट्रास्ट के बारे में बताता है। एडवर्ब यूज क्यों करते हैं ये पहले बता दो, वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए, दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है। अब एडवर्बियल क्लॉज क्यों यूज करेंगे, बस इसी काम के लिए यूज करेंगे, इसी काम के लिए यूज करेंगे जो अभी बोला गया है, ठीक है। इट यूजली स्टार्ट्स विद व्हेन, while, बिफोर, आफ्टर, बिकॉज, सिंस, इफ। एक तरीके से टाइम बताएगा, रीजन ही बताएगा, कंडीशन भी बताएगा, कंट्रास्ट भी बताएगा, ठीक है। टाइम वाला देखो, द कैंडिडेट्स रिमेन्ड काम, जो कैंडिडेट्स है वो काम रहे। व्हेन द इन्विजिलेटर एंटर्ड द हॉल, जब इन्विजिलेटर हॉल के अंदर आया था, क्या है, समय दिखा रहा है, कब काम रहे, जब इन्विजिलेटर जो है हॉल के अंदर आए। आवाज थोड़ी सी मुझे जुकाम है, उसकी वजह से हो सकता है गूंजी हुई लगे, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लो। अब रीजन देखो, मैनी स्टूडेंट्स फेल्ड, क्यों फेल हुए भाई, बिकॉज दे इग्नोर्ड बेसिक ग्रामर रूल्स। वर्ब के बारे में बता रहा है, क्यों हुए, रीजन बता रहा है वर्ब के लिए, वो जो स्टूडेंट्स थे वो क्यों फेल हुए, क्योंकि उन्होंने बेसिक ग्रामर के रूल्स को इग्नोर किया था, ठीक है। इस तरीके से ये एडवर्बियल क्लॉज हो गया।
अब कंडीशन वाली बात आ जाती है कभी कभी। इफ यू रिवाइज क्लॉजेज एंड फ्रेजेस प्रॉपरली, अगर तुम क्लॉजेज और फ्रेजेस को प्रॉपरली रिवाइज करोगे, यू विल सेव टाइम इन द एग्जाम, तो तुम एग्जाम में टाइम को सेव करोगे। तो यहां पे ये जो मेन सेंटेंस में जो टाइम को सेव करोगे, विल सेव, ये जो मेन वर्ब है, किस कंडीशन में करोगे? अगर क्लॉजेज एंड फ्रेजेस को प्रॉपरली रिवाइज करोगे, तो ये कंडीशन बता रहा है। ऐसे यहां पे कंट्रास्ट है, ऑल दो द पेपर वॉज टफ सम स्टूडेंट अटेम्प्टेड ऑल क्वेश्चन, तो यहां पे कंट्रास्ट है, तो ये भी क्या है? एडवर्बियल क्लॉज का पार्ट है। तो क्या हो जाएगा? जहां टाइम बताए, रीजन बताए, कंडीशन बताए, कंट्रास्ट बताए, तो उसको हम बोलेंगे एडवर्बियल क्लॉज। अब एडजेक्टिव फ्रेज, भाई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं दिखाई देंगे उसमें, ठीक है, फिनाइट वर्ब नहीं दिखाई देगी, सब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा, सेंटेंस होगा, कुछ वर्ड से बना होगा जो कि नाउन के बारे में बता रहा होगा, उसको मॉडिफाई कर रहा होगा, उसको हम एडजेक्टिव फ्रेज बोल देंगे। An adjective phrase is a group of words that works like an adjective. It gives extra information about a noun or pronoun. An adjective phrase doesn't have a subject or verb together. An adjective phrase often starts with preposition or participle common starting words of, with, in, on, by, from, having, wearing. मतलब जो एडजेक्टिव फ्रेज होगा वो एक तरीके से आपको लगेगा कि प्रीपोजिशनल फ्रेज है। क्या लगेगा? प्रीपोजिशनल फ्रेज लगेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रीपोजिशन के स्टार्ट हो रहा होगा। मगर वो प्रीपोजिशनल फ्रेज नहीं होगा, वो होगा एडजेक्टिव फ्रेज अगर वो नाउन को मॉडिफाई कर रहा होगा, ठीक है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा होगा। बात समझ में आ रही थी? द स्टूडेंट विद गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, जो स्टूडेंट है, कौन से स्टूडेंट, कैसे स्टूडेंट? अब स्टूडेंट बता रहा है जिनका गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल। अब समझ में आया कि विद क्यों लगा यहां पर? अभी देखो वर्क की बात नहीं आई है, हम सिर्फ स्टूडेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। द स्टूडेंट विद गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स क्लियर द एग्जामिनेशन इजिली, ठीक है। अब ये वर्ब आई यहां पर, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब नहीं है, मगर फिर भी नाउन के बारे में वो मॉडिफाई कर रहा है। द बुक, कौन सी बुक? ऑन इंग्लिश ग्रामर, जो इंग्लिश ग्रामर के ऊपर है। दिख रहा है ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, मगर कौन सी बुक? भाई हिस्ट्री की बुक भी तो हो सकती है, मैथ्स की भी बुक हो सकती है, मगर बात हो रही है यहां पे इंग्लिश ग्रामर वाली बुक की बात। तो ये जो है ना, तो यहां पे सब्जेक्ट है ना ही वर्ब है, ये एक तरीके से एडजेक्टिव फ्रेज की तरह काम कर रहा है, जो कि नाउन के बारे में बता रहा है। ये नाउन हो गया, हेल्ड मैनी बिगनर्स। बात समझ में आई? द कैंडिडेट वेयरिंग अ ब्लू जैकेट, अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है, जो कि एक एडजेक्टिव फ्रेज है। प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज मतलब वर्ब प्लस आईएनजी से बना हुआ है, ठीक है। और हमेशा जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज होता है वो क्या? एक्टिव सेंस देता है। द कैंडिडेट वेयरिंग अ ब्लू जैकेट, जिसने ब्लू जैकेट पहनी हुई है, वॉज कॉल्ड फॉर वेरिफिकेशन, उसको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक तरीके से ये भी एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। अ मैन, कौन सा मैन? ऑफ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, फिर से देखो यहां पे प्रीपोजिशन आ गया, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन का, कैन ओवरकम डिफिकल्टीज। प्रीपोजिशनल फ्रेज लग रहा है, काम कैसा कर रहा है? क्योंकि नाउन को मॉडिफाई कर रहा है यहां पर। फिर से देखो एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। समझ में आया ये चीज? अब एडवर्बियल फ्रेज क्या होगा? वही काम होगा जो एडवर्बियल क्लॉज कर रहा था, मगर इस बार उसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगा। टाइम, प्लेस, रीजन, मैनर, कंडीशन, पर्पस के बारे में बताएगा, ठीक है। एन एडवर्बियल फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट वर्क्स लाइक एन एडवर्ब। इट गिव्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब, वर्ब के बारे में बताएगा, एडजेक्टिव के बारे में बताएगा, अनदर एडवर्ब के बारे में बताएगा, काम वही करेगा। एन एडवर्बियल फ्रेज डजंट हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब टुगेदर। कायदे से कौन सी वर्ब नहीं होगी? फिनाइट वर्ब नहीं होगी, नॉन फिनाइट वर्ब दिख जाएगी। मतलब जैसे इन्फिनेटिव हो गया, जेरेंट हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, पास्ट पार्टिसिपल हो गया, ये तो दिख जाएगी, मगर फिनाइट वर्ब नहीं दिखेगी। फिर से ये प्रीपोजिशन से ही दिखेंगे तुमको स्टार्ट होते हुए, इन, ऑन, एट, बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ठीक। द कैंडिडेट्स वेटेड इन द एग्जामिनेशन हॉल, कैंडिडेट ने कहां पे वेट किया? कहां पे किया? इन द एग्जामिनेशन हॉल। अब देखो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ये वर्ब है ना, ये नाउन तो नहीं है। अब ये मत बोल देना सर ये भी प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया, कैंडिडेट्स के बारे में है, नहीं, ये वर्ब कहां पे वेट किया? एग्जामिनेशन हॉल में किया, इसीलिए ये क्या हो गया? एडवर्बियल क्लॉज हो गया, सॉरी फ्रेज हो गया। ही लेफ्ट द सेंटर आफ्टर कंप्लीटिंग द पेपर। ही लेफ्ट द सेंटर, कब लेफ्ट किया उसने? आफ्टर कंप्लीटिंग द पेपर। फिर से प्रीपोजिशनल फ्रेज दिख रहा है,
मगर काम क्या कर रहा है, एडवर्बियल फ्रेज की तरह काम कर रहा है। क्यों कर रहा है, ही लेफ्ट द सेंटर, क्यों लेफ्ट किया उसने सेंटर, आफ्टर कंप्लीटिंग, पेपर को कंप्लीट करने के बाद, मतलब वर्क के बारे में फिर से बता रहा है, कब लेफ्ट किया, आफ्टर कंप्लीटिंग द पेपर, इसलिए ये क्या है, एडवर्बियल फ्रेज है। द स्टूडेंट वॉज कॉन्फिडेंट बिकॉज ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस, क्यों कॉन्फिडेंट है स्टूडेंट, ये तो लिंकिंग वर्ब हो गई, ठीक है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। स्टूडेंट क्यों कॉन्फिडेंट है, इसलिए कॉन्फिडेंट है क्योंकि उन्होंने रेगुलर प्रैक्टिस करी है। कॉन्फिडेंट यहां पे क्या है, एडजेक्टिव है। अब इस बार आपको वर्ब में तो क्या कहते हैं, मॉडिफिकेशन नहीं दिख रहा है, मगर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो रहा है एडजेक्टिव के ऊपर, और एडजेक्टिव को कौन मॉडिफाई कर सकता है, एक एडवर्ब कर सकता है। मगर यहां पे तो पूरा सेंटेंस दिख रहा है, तो ये यहां पे एक तरीके से ना तो सब्जेक्ट है ना वर्ब है, तो ये एडवर्बियल फ्रेज हो गया, बिकॉज से स्टार्ट हो रहा है। द स्टूडेंट वॉज कॉन्फिडेंट बिकॉज ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस, शी स्टडीड हार्ड टू सिक्योर अ गुड रैंक। अब उसने स्टडी क्यों करी, क्यों करी, किस पर्पस के लिए करी, अच्छी रैंक लाने के लिए, टू सिक्योर अ गुड रैंक, ठीक है। तो इस तरीके से एडवर्बियल फ्रेज यूज होता है, ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चन देखो, ये प्री में आए हुए हैं, ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे थे, ये क्वेश्चन थे उसमें पैसेज में, मैंने वहां से क्वेश्चन उठा लिए हैं। व्हाट ग्रामेटिकल फंक्शन डज द फ्रेज यूटिलाइजिंग वुडन रेल्स टू मिनिमाइज फ्रिक्शन सर्व इन द सेंटेंस। अब देखो ये यूटिलाइजिंग क्या है, पार्टिसिपल फ्रेज है, और पार्टिसिपल फ्रेज से कौन से स्टार्ट होते थे ये सोच लेना पहले। अर्ली प्रोटोटाइप्स कह रहा है कि जो पहले के प्रोटोटाइप थे, सच एज हॉर्स ड्रॉन वैगन, जो एक तरीके से नहीं देखा होगा कि गाड़ी होती थी जिसमें हॉर्स होते थे, उसकी बात हो रही है। सच एज हॉर्स ड्रॉन वैगन वेज इन 16th सेंचुरी यूरोप रिप्रेजेंटेड रूडिमेंट्री प्रिकर्सर्स टू मॉडर्न ट्रेन। एक तरीके से वो किसको रिप्रेजेंट करते थे, मॉडर्न ट्रेन के एक बेसिक मॉडल को रिप्रेजेंट करते थे। यूटिलाइजिंग वुडन रेल्स टू मिनिमाइज फ्रिक्शन, और वो वुडन रेल्स का यूटिलाइज करते थे क्या करने के लिए, फ्रिक्शन को कम करने के लिए, एंड फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ गुड्स। क्या है यहां पर, ये एडजेक्टिव क्लॉज है, मॉडिफाई कर रहा है वैगन वेज को। अब लग रहा है ये कि वैगन वेज को ये कर रहा है, वैगन वेज के बारे में मॉडिफाई कर रहा है। सच एज हॉर्स ड्रॉन वैगन वेज यूटिलाइजिंग वुडन रेल्स टू मिनिमाइज, नहीं। और एक बात और है, एडजेक्टिव क्लॉज हम लोगों ने क्या देखा था भाई, विच, दैट, हु, हुज, ये सब कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो नहीं होगा। एडवर्बियल फ्रेज एक्सप्लेनिंग द मैनर, ये कह रहा है कि एडवर्ब फ्रेज है, ये मैनर को बता रहा है कि किस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे। देखते हैं, नाउन क्लॉज की कोई बात हो सकती है, नहीं हो सकती। जेरेंट फ्रेज है, एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहां पे ये काम कर रहा है, बताओ ये सब्जेक्ट है क्या। यूटिलाइजिंग वुडन रेल्स टू मिनिमाइज फ्रिक्शन एंड फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ गुड्स, कहीं से सब्जेक्ट लग रहा है, ये नहीं है, तो वैसे ही पता चल गया था कि बी है। एडजेक्टिव क्लॉज को बस हटाना था, क्योंकि विच, हु, दैट ये सब कुछ नहीं दिख रहा है यहां पर। एडवर्बियल फ्रेज कैसे है, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे, देखो ये है वर्ब, इसको मॉडिफाई कर रहा है, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे। यूटिलाइजिंग वुडन रेल्स टू मिनिमाइज फ्रिक्शन, मतलब किस तरीके से करते थे चीजों को वो, तो वो फ्रिक्शन को वुडन रेल को यूज करके कम करते थे, इस तरीके से करते थे, इसलिए बी हमारा करेक्ट आंसर। द मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स मे कॉज इरिवर्सिबल डैमेज, कह रहा है कि ये जो हम मिनरल्स को मशीन से निकाल रहे हैं, ये एक तरीके से इरिवर्सिबल डैमेज कर देगा टू स्पीसीज को यूनिकली अडेप्टेड टू दीज हाई प्रेशर इन्वायरमेंट, जो इस हाई प्रेशर इन्वायरमेंट्स में अडेप्टेड है। मैनी ऑफ विच रिमेन अनडिस्कवर्ड, और उनमें से बहुत सी चीजें जो है वो अनडिस्कवर्ड है। यहां पे ये एम डैश दिख गया, वैसे ही ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। मैनी ऑफ विच रिमेन अनडिस्कवर्ड, किसके बारे में बात हो रही है, टू स्पीसीज के बारे में बात हो रही है। ये स्पीसीज क्या है, नाउन है, इसके बारे में बता रहा है कि जो बहुत सी अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुई है। क्या होना चाहिए, एडवर्बियल क्लॉज, कहीं से भी ये वर्ब को क्या कहते हैं डिफाइन कर रहा है, किसके बारे में बता रहा है, स्पीसीज के बारे में नहीं। नाउन क्लॉज हो सकता है, नहीं। रिलेटिव क्लॉज, हाँ हो सकता है भाई, एडजेक्टिव क्लॉज और रिलेटिव क्लॉज एक ही चीज होती है। कंडीशनल क्लॉज, कोई कंडीशन दिख रही है, नहीं। सी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। मान लो कि सेंटेंस, अभी हम लोगों ने जो पढ़ाई मतलब लेक्चर देखा,
तो उसमें बहुत सिंपल सिंपल सेंटेंस थे। यहाँ पे टफ थोड़े से दिख रहा है। मान लो कि अगर सेंटेंस का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है तो बुद्धि लगाना अपनी थोड़ी सी, ठीक है। जरूरी नहीं है कि तुम्हें सारे अभी फिर से एआई से अगर पेपर बन गया, हो सकता है कि 50 या 40% वो कैप समझ में ना आ रही हो, तो दिमाग लगाना, ठीक है। अब मान लो ये क्वेश्चन आपके सामने 18 तारीख को आया, ठीक है। द एनल्स ऑफ माउंटेनियरिंग हिस्ट्री, एनल्स का मतलब होता है रिकॉर्ड्स, ठीक है। अब इसकी मैं हिंदी नहीं बताऊंगा। आर एडॉर्न विद फिगर्स हुज डियरिंग ट्रांसेंडेड मेयर एथलेटिज्म। बताओ भैया, कुछ समझ में आया? 60% लोगों को समझ में नहीं आया होगा, 60-70% दिमाग उड़ गया होगा। फिर भी लगाओ दिमाग, दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है, क्या पूछा उसने। व्हाट इज द ग्रामेटिकल रोल ऑफ द क्लॉज हुज डियरिंग ट्रांसेंडेड मेयर एथलेटिज्म। क्या बताया था अभी मैंने रिलेटिव क्लॉज के बारे में? हुज, विच, whom, who, that, क्या है ये सब? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव क्लॉज स्टार्ट करते हैं। रिलेटिव क्लॉज क्या होता है? एडजेक्टिव क्लॉज होता है। एडजेक्टिव क्लॉज मॉडिफाइंग फिगर्स, हाँ देखो, विद है, ये नाउन लगा हुआ है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। इसी को कुछ भी बोल रहा हूं, हमसे क्या मतलब भाई, कुछ भी बोल रहा हूं, ये इसको मॉडिफाई कर रहा होगा, हो सकता है यहां से। एडवर्बियल क्लॉज मॉडिफाइंग हिस्ट्री, हिस्ट्री को मॉडिफाई कर रहा है, गलत हो गया। नाउन क्लॉज एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट, ये नाउन क्लॉज सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, नहीं। एडजेक्टिव फ्रेज मॉडिफाइंग माउंटेनियरिंग, इतनी दूर यहां पे लगा दिया। वैसे भी रिलेटिव क्लॉज पास ही में होता है जिस नाउन के जिसके वो समझा रहा होता है, जिसके बारे में मॉडिफाई कर रहा होता है, उसी के पास ही में होता है। ये नहीं है कि नाउन यहां लिखा हुआ है तुम यहां पे कर दे रहे हो, तो ये कोई बात ही नहीं है। तो आंसर क्या होगा हमारा? ए होगा, ठीक है। विच सेंटेंस कंटेन्स अ रिलेटिव क्लॉज, ये एग्जाम के क्वेश्चन है, ठीक है, ये बनाए नहीं है मैंने। इट्स क्रम्बल्ड विंग्स नीड टू बी इन्फ्लेटेड, कहीं दिखा? विच, दैट, हु, कहीं दिखा? हटाओ। Eggs are often hidden on the underside of leaves. A caterpillar devours foliage to fuel its growth. ये सेंटेंस टफ है, मान लो मीनिंग नहीं समझ में आ रहा। इसका मतलब ये है कि जो कैटरपिलर है वो पत्तों को भरपेट खाता है अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, तो ये भी नहीं है। द लार्वा विच अंडरगोज मल्टीपल मोड्स, जो लार्वा है जो कि बहुत से मतलब जो उनका वो नहीं उतारते अपनी एक तरीके से स्किन उतारते हैं बार बार बटरफ्लाई बनने के लिए, कह रहा है कि जो वो चेंजेस होते हैं उनके अंदर, ग्रोथ रैपिडली। विच अंडरगोज, जो कि मल्टीपल मोड्स में जाता है, मतलब फेजेस में चेंज होता रहता है, तो ये क्या हो गया? ये रिलेटिव क्लॉज है, डी आंसर है, ठीक है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।